नमस्कार दोस्तों, पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के बारे में, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं साइंस के, उनके बारे में। दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है वो चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम यूनिट 7 को कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हमारी एमपीपीएससी प्री के यूनिट 7 वाले टॉपिक में दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम जो है एक के बाद एक कंप्लीट करेंगे। पहला जो टॉपिक इसमें दिया गया है वो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, और इसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी, यानी कि जो जीव विज्ञान है उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो बायोलॉजी से संबंधित हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और जिनसे हमारी एमपीपीएससी प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात आती है जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव विकास क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, कब किया है और एग्ज़ाम में क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो जैव विकास है वो है क्या। तो जैव विकास होता है दोस्तों कि जो जीव है, जितने भी सजीव, उनका क्रमिक विकास, यानी कि क्रम से जो विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। अब क्रम से विकास क्या है, किस प्रकार से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, क्या होता है क्रम। तो जैसे कि विज्ञान की परिभाषा होती है, प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, वैसे ही जीवों का क्रमिक विकास ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। क्रमिक विकास कैसे, कि जैसे कि जीवों की संरचना में वातावरण के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से परिवर्तन आता है, तो जिस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सुना होगा कि इंसान या मनुष्य जो है उसके पूर्वज क्या थे, बंदर थे। ऐसा मोस्टली आपने सुना होगा, किसी टीचर के मुंह से सुना होगा, किसी बड़े के मुंह से सुना होगा, आपने भी इस चीज़ को समझा होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। ठीक है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। अब बंदर से इंसान कैसे बना, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन उसमें होता गया और बंदर किस में कन्वर्ट हो गया, इंसान में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आज से पहले आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में, कि आदि मानव था जो 4 हाथ पैर से चलता था, फिर धीरे धीरे उसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, हाथों का प्रयोग वो दूसरे कार्यों के लिए करने लगा। तो इस प्रकार से आदि मानव से क्या बन गया, मानव बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें क्या हुआ कि अचानक से विकास नहीं हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप इसमें विकास हुआ, और यही स्टेप बाय स्टेप विकास क्या कहलाता है, क्रमिक विकास कहलाता है। ऐसा केवल मानव के साथ ही नहीं हुआ, सभी जीवों के साथ ऐसा होता है, और उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। और उससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स लोगों के दिए गए उनको जैव विकास के सिद्धांत कहते हैं। तो जैव विकास के सिद्धांत किसने दिए, तो एक तो लेमार्क नाम का वैज्ञानिक था, उसने लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया। एक डार्विन नाम का वैज्ञानिक था, उसने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। ह्यूगो ड्यूब्रीज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने उत्परिवर्तन या नव डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। तो ये चारों सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये चारों सिद्धांत जैव विकास से संबंधित हैं, और इन सिद्धांत के बारे में हम डिटेल से चर्चा भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम मानव के बारे में, तो हमने देखा कि मानव का विकास इस प्रकार से हुआ जिसको हम जैव विकास कह सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल हैं, तो और एग्जाम्पल है जैसे कि आपने सुना होगा ब्लू व्हेल का नाम, सबसे बड़ा स्तनधारी है, सुना है, सबसे बड़ा जीव या सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, ब्लू व्हेल है। अब बहुत सारे लोग इसको मछली समझते हैं क्योंकि ये पानी में, समुद्र में रहती हैं, तो ये क्या है, मछली है। बट ये मछली नहीं है, ये स्तनधारी है या स्तनपायी है, मैमल्स हैं। मैमल्स हैं तो फिर समुद्र के अंदर क्या कर रही है, मछली क्या है, तो ये इसका क्या हुआ, क्रमिक विकास हुआ, तो ये स्तनपायी से मछली में कन्वर्ट हो गई। चमगादड़ का नाम भी आपने सुना होगा जी, सुना तो है, उड़ता है चमगादड़ रात में जी, उड़ता है। तो जो चमगादड़ हैं वो भी स्तनपायी हैं।
फिर वो कन्वर्ट कैसे हो गया पक्षी के रूप में, तो वो उसका क्रमिक विकास है कि जो जैसे व्यवहार में रहता है, जो जिन लोगों के बीच में रहता है, जो जैसी प्रकृति के बीच में रहता है, वो वैसा बन जाता है। ये बात है और ये सत्य है। इसी क्रम में क्या हुआ, जीवों का विकास होता गया और इसी को जैव विकास कहा गया। तो अब जैव विकास से संबंधित लेमार्कवाद का सिद्धांत क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो और चीज़ें अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि लेमार्क नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने 1809 में जैव विकास का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के बारे में उसने कहाँ पर लिखा, तो इसने अपनी एक बुक लॉन्च की, यानी कि एक पुस्तक इसने लिखी जिसको फिलोसॉफी जूलॉजिक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको याद कर लें या इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट अभी ले लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जब प्रश्न बने या बनने की संभावना उससे पहले आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो कुछ समय के बाद इस नाम को आप भूल जाओगे। तो क्या नाम है, फिलोसॉफी जूलॉजिक नाम की एक पुस्तक लेमार्क ने 1809 में लिखी और उसने जीव विकास से संबंधित सिद्धांत दिया। तो क्या कहता है लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद का सिद्धांत, तो लेमार्क कहता है कि वातावरण के कारण, किसकी वजह से, वातावरण और प्रकृति के कारण जीवों का जो है, जिन अंगों का जीव अधिक प्रयोग करते हैं, वातावरण और प्रकृति के कारण जो जीव जिन अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं उन अंगों का विकास होता है, और जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता उन अंगों को जो है क्षरण होने लगता है, यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और एक समय के बाद वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी बात किसने कही, लेमार्क ने कही जीवों के बारे में। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जिराफ जो है उसकी लंबी गर्दन क्यों होती गई। अब जिराफ जो है शुरुआत में इस प्रकार से दिखाई देता था, या जिराफ का पूर्वज इस प्रकार से दिखाई देता था, जो क्या करता था, घास खाता था, जैसे कि हिरण खाती है, बकरी खाती है, उस प्रकार से ये भी घास खाता था जिराफ। बट क्या हुआ कि प्रकृति में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में परिवर्तन होते गए और अर्थ के नीचे की जो घास थी वो समय के साथ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, तो जिराफ को पेड़ पौधे जो हैं उनकी पत्तियां खानी पड़ेगी, तो उसने गर्दन नीचे करने की बजाय अब पेड़ पौधों की तरफ ऊपर करना शुरू कर दी। तो जब उसने पेड़ पौधों की तरफ गर्दन ऊपर करना शुरू की तो उसकी जो गर्दन है उसका बहुत ज़्यादा वो उपयोग कर रहा है उसको लंबी करने के लिए, कि जितना ऊपर पत्तियां हैं उनको खा सके, इसलिए वो क्या कर रहा है, गर्दन को और लंबी करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी गर्दन जो है थोड़ी लंबी होती गई, फिर नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, फिर उसको ऊपर की पत्तियां खानी थी, नीचे नीचे की सब जिराफ खा गए। अब पेड़ पौधों पर कहाँ की पत्तियां बची है, थोड़ी और ऊपर की बची है, फिर थोड़ा और लंबी उनकी गर्दन हुई, फिर और लंबी हुई, फिर और लंबी हुई। तो वर्तमान में जिराफ की लंबी गर्दन जो है वो किस का प्रमाण है कि उसने गर्दन का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग किया। गर्दन क्या है, एक ऑर्गन है शरीर का, तो उसने बहुत ज़्यादा उसका उपयोग किया, तो उसका क्या होता गया, विकास होता गया। ऐसे सभी जीवों में होता है कि जिन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और ऐसा नहीं होता है कि एक ही जिराफ में ये हो गया, ये समय के साथ अनुवांशिक रूप से बढ़ता जाता है, अनुवांशिक रूप से बढ़ता जाता है। जो जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, जो जैसे वातावरण में रहता है, वो उस प्रकार का हो जाता है, उसके अंग जो है उस प्रकार से विकसित हो जाते हैं। जैसे कि अफ्रीकन लोग जो है जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पर क्या है कि तीनों जो लेटीट्यूड हैं, मुख्य रूप से तीनों जो अक्षांश हैं, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों गुजरती है। तो उस लेटीट्यूड के जो लोग हैं उनकी जो चमड़ी है वो काली होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। तो ताप की वजह से, वर्षा की वजह से, वातावरण की वजह से, प्रकृति की वजह से अंगों का जो विकास होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को लेमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसमें और क्या एग्जाम्पल, जैसे कि ये तो हमने विकास का सिद्धांत पढ़ लिया कि गर्दन लंबी हो गई। अब कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका यूटिलाइज नहीं होता है, जो ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे कि जो मानव है, जो इंसान है, उसके अंदर लगभग 200 ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जो अवशेषी अंग हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है। पहले यूज़ होता था तो बढ़ते थे, वो ग्रोथ करते थे, अब अवशेषी हो गए तो ग्रोथ नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम आपने सुना होगा। ये पाया जाता है जो बड़ी आंत होती हैं और छोटी आंत जहाँ पर कनेक्ट होती हैं वहाँ पर अपेंडिक्स होता है। लगभग अभी 2 इंच के आसपास इसका साइज़ होता है।
ये कच्चे मांस को पचाने का काम करता था। पहले जब इंसानों के पास आग नहीं थी तब आदि मानव क्या करता था, कच्चा मांस खाता था, और उस कच्चे मांस को पचाने के लिए अपेंडिक्स जो है उसका यूटिलाइज होता था। जो मांसाहारी जीव हैं आज भी उनमें अपेंडिक्स जो है क्रियाशील हैं, बट इंसान ने इसका प्रयोग करना ही बंद कर दिया, कच्चा मांस खाना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, अवशेषी अंग हो गया। तो ऐसे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं जो अवशेषी अंग हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 है। जैसे कि एक कैनाई नाम के दांत होते हैं जिनको हम रदनक भी कहते हैं हिंदी में, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इससे तिखे। पहले जब मांस खाता था या मांसाहारी जो लोग होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये दोनों साइड में होते हैं और इनका यूटिलाइज होता है। तो जब इनका यूटिलाइज होता है इस प्रकार से तो ये तीखे होते हैं। तो पहले जो है ये क्रियाशील होते थे, लंबे होते थे, और अब धीरे धीरे क्या हो गए, दांतों के समान हो गए। क्यों? क्योंकि इनका यूटिलाइज बहुत कम हो गया। जैसे कि आप कोई भी कंडक्टर चालक हैं उसका कवर निकालने के लिए जिन दांत का यूज़ करते हैं उन दांतों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी कठोर चीज़ को काटने के लिए जिन दांतों का आप यूज़ करते हैं उन दांतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी किसके अंतर्गत आ गए, अवशेषी अंग के अंतर्गत आ गए, क्योंकि इनका यूटिलाइज होना कम हो गया, उपयोग होना बंद हो गया, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, अवशेषी अंग के रूप में जो है कन्वर्ट हो गए। तो ये सिद्धांत जैव विकास से संबंधित किसने दिया, लेमार्क ने दिया। कब दिया, 1809 में दिया। कैसे दिया, तो फिलोसॉफी जूलॉजिक नाम की एक बुक लिखी, इस बुक के माध्यम से दिया। ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सिद्धांत की ओर कि हमारा अगला सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला सिद्धांत है वो है डार्विनवाद का सिद्धांत। अब डार्विनवाद का सिद्धांत कब दिया गया, तो 1836 में दिया गया, और जॉन डार्विन जो था उसके द्वारा यह सिद्धांत जो है दिया गया। अब क्या है डार्विनवाद का सिद्धांत, किस प्रकार से इसने जैव विकास की परिभाषा को दिया, तो इसका सिद्धांत जो है प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत भी कहलाता है। कि जो प्राकृतिक चयनवाद है उसके माध्यम से प्राणियों का जो विकास होता है उसे डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया किस प्रकार से, तो इसको हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे, जो स्टेप्स इसने हमें बताई हैं। तो जो डार्विन है उसने 1836 में बताया कि सभी जो जीव होते हैं उन जीवों में संतान उत्पत्ति के गुण होते हैं, यानी कि वो संतान उत्पत्ति करते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। वो क्या करते हैं, सभी जीव संतान उत्पत्ति करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जीवों की संख्या, संतान उत्पत्ति का गुण सभी जीवों में पाया जाता है, तो इनमें क्या होता है कि समानता और असमानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर, वातावरण के आधार पर आपसी क्या होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आपसी झगड़े होते हैं, आपसी विनाशमय होता है। तो उसकी वजह से वही जीव जो है जीवित रह पाते हैं जिनके अंदर अधिक क्षमता होती है, यानी कि जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, जो इस संघर्ष में अपने आप को बचा लेता है, वही जो है जीवित रह पाता है। यानी कि सभी जीव क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में संतान उत्पत्ति करते हैं, उसमें से वही जीव जो है बचते हैं जो क्या करते हैं, इस संघर्ष में अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं या प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं या जो जीत जाते हैं। फिर वो जीव क्या करते हैं, तो अपने वंश को चलाने के लिए, अपनी वंशानुगति को बढ़ाने के लिए नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, और इससे क्या होता है, जीवों का विकास होता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और इसे प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। कि जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है जो जीव, वही इस प्रकृति में जीवित रह सकता है, बाकी इस संघर्ष में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो बचते हैं वो फिर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से क्या होता जाता है, जीवों का विकास होता जाता है क्रम से क्रम के रूप में, यानी कि एक के बाद एक जो है जीवों का विकास होता रहता है। इसे डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। कब दिया गया, 1836 में दिया। किसने दिया, जॉन डार्विन ने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद आता है पुनरावर्तन का सिद्धांत। इसे पुनरावर्तन के सिद्धांत को, इससे पहले एक और सिद्धांत है नव डार्विनवाद का, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नव डार्विनवाद का सिद्धांत है ना, पुनरावर्तन के सिद्धांत से पहले एक नव डार्विनवाद का सिद्धांत है जिसके बारे में थोड़ा ये बना नहीं है।
नव डार्विनवाद का सिद्धांत। नव डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1901 में ह्यूगो ड्यू ब्रिज नाम का एक वैज्ञानिक था, ह्यूगो डी ब्रिज। इसने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। इसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे नव डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब उत्परिवर्तन क्या होता है, नव डार्विनवाद क्या होता है, ह्यूगो डी ब्रिज जो है इसने किस प्रकार से जैव विकास जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसने बताया है कि जो जीव होते हैं, डार्विनवाद के अनुसार जो जीव बच जाते हैं वो क्या करते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। बट जब नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं तो वो जो पुराने जीव हैं, जितने भी पुराने जीव थे उनके समान नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है कि वातावरण की वजह से या प्रकृति की वजह से या भ्रूणी विकास की मदद से वजह से उनमें क्या होता जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, यानी कि जीवों की जो वंशानुगति होती है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते जाते हैं। वो सेम एज इट इज़ यानी कि पुराने जीवों के समान नहीं रहते हैं और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, नव डार्विनवाद कहलाता है या उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये सिद्धांत किसने दिया, तो 1901 में ह्यूगो डी ब्रिज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत को नव डार्विनवाद कहते हैं, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ही नव डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया, तो 1901 में ह्यूगो डी ब्रिज नाम का एक वैज्ञानिक था, या डी ब्रिज भी नाम आ सकता है। तो इस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है किया है। अब हम बात करते हैं उसके बाद पुनरावर्तन के सिद्धांत की। तो दोस्तों जो पुनरावर्तन का सिद्धांत है इसकी जो इसकी व्याख्या किसने की है, तो अर्नेस्ट हैकल नाम का वैज्ञानिक था, उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और उसने क्या बताया है कि जो जीव होते हैं उनकी भ्रूणी अवस्था उनके पूर्वज वयस्कों की अवस्था के समान ही होती है। पुनरावर्तन का सिद्धांत और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो लगभग एक समान है, बस परिभाषाओं का इसमें जो है अंतर है। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई वयस्क पूर्वज है, अब उसकी नई संतान उत्पत्ति होती है या नए जीवों का विकास होता है, तो वयस्क के अंदर जो गुण होते हैं वही गुण इस संतान की भ्रूणी अवस्था के अंदर होते हैं। और वो क्या बताता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, कि इस भ्रूणी अवस्था के बाद जब ये बच्चा पैदा होता है, संतान उत्पत्ति होती है, तो इसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। बट ये बता रहा है कि जो गुण वयस्क के अंदर हैं भ्रूण के अंदर भी वही गुण होते हैं। वो परिवर्तन प्रकृति की वजह से होते हैं, वातावरण की वजह से होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो भी कमेंट करके बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिससे हमें आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें और अच्छे से इनको समझाने का हम प्रयास कर सकें। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुवांशिकता के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी प्रश्न आता है। तो जैव विकास के सिद्धांत के बारे में भी हमने बात की। तो अनुवांशिकता से संबंधित जो सिद्धांत है वो किसने दिए हैं, तो वो मेंडल ने दिए। मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने मटर के पौधे के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और उसने अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। और ये नियम कब दिए इसने, 1856 से 1863 के बीच दिए। और अनुवांशिकता से संबंधित कुछ मॉडल यानी कि द्विहेक्सल मॉडल, इस प्रकार के जो मॉडल हैं इसने अपने समय में दिए अनुवांशिकता से संबंधित। तो ये कब से कब तक दिए इसने, 1856 से 1863 के बीच अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने किया। और कहाँ पर इसका प्रयोग किया इसने, तो मटर के जो पौधे हैं उनके प्रयोगों के आधार पर इसने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। अब अनुवांशिकता होती क्या है, तो अनुवांशिकता के बारे में हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण, लक्षणों का
स्थानांतरण जीन के माध्यम से होता है, डीएनए के माध्यम से होता है, तो उन लक्षणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है या अनुवांशिकी कहलाता है। जैसे कि किसी की माता का चेहरा जैसा है वैसा ही उसकी पुत्री का या पुत्र का चेहरा है, तो माता से पुत्री में, पुत्र में जो गुण गए, जो लक्षण गए, जो समानता गई, वही क्या है, अनुवांशिकता है। अगर माता को कोई रोग है तो पुत्री को भी वो रोग हो गया, तो ये क्या है, अनुवांशिकता है। अगर माता लंबी है और उसकी पुत्री भी लंबी हो गई, यानी कि साइज उसका अगर मैटर करता है, तो ये भी क्या है, अनुवांशिकता है। अगर किसी के माता पिता बौने हैं यानी कि छोटे हैं, उसके पुत्र और पुत्री भी छोटे हुए, तो ये क्या हो गया, ये अनुवांशिकता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मेंडल ने किया। और मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच में जो मटर का पौधा है उस पर बहुत सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों को करने के बाद इसने इस बात को बताया कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है। तो इससे संबंधित इसने 3 नियम दिए, जिसमें एक है प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम दिया इसने पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम दिया इसने स्वतंत्र अन्वेषण का नियम। ठीक है, इतना डिटेल में वैसे नहीं पूछा जाता, फिर भी 3 नियम इसने दिए हैं। तो इसने पहला नियम बताया प्रभाविकता का नियम। तो जो प्रभाविकता का नियम है उसमें क्या होता है कि माता या पिता के जो लक्षण होते हैं उनके प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनकी संतानों में या उनकी पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि केवल एक पीढ़ी में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि एक माता है, एक पिता है, हम मान लेते हैं, इनकी संतान की उत्पत्ति हुई, तो इनकी जो संतान है उसमें कुछ लक्षण तो जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, है ना, सामने दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ लक्षण इनमें जो हैं वो छिपे हुए होते हैं। और वो लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो जब इनकी संतान उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर उन छिपे हुए लक्षणों का दिखाई देना ही क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रभाविकता। उसे क्या कहते हैं, प्रभाविकता कहते हैं। कि अपने दादा के समान पोता है, दादी के समान, नाना के समान, नानी के समान। तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरी पीढ़ी में फर्स्ट पीढ़ी के जो लक्षण हैं उसमें नहीं दिखाई दिए, बट दूसरी पीढ़ी में उनके लक्षण जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण दिखाई देते हैं तो उसी को प्रभाविकता कहते हैं। अब पृथक्करण क्या होता है, तो पृथक्करण का मतलब होता है कि माता और पिता के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें से सारे के सारे गुणसूत्र के माध्यम से नई संतान की उत्पत्ति नहीं होती। उसमें से 50% गुणसूत्र जो होते हैं वो माता के होते हैं, 50% गुणसूत्र जो होते हैं पिता के होते हैं। और जिन गुणसूत्रों को पिता से, जिन गुणसूत्रों को माता से जो संतान या नई पीढ़ी एडॉप्ट करती है वही लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि ये सिद्धांत आपने देखा होगा कि माता के अंदर XX और पिता के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं और इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं, 23वां जोड़ा होता है। अब इससे चांसेस होते हैं कि जो संतान है वो पुत्र भी पैदा हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है। इस प्रकार के जो अलग अलग सिद्धांत होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर मिलेगा तो XX हो सकता है, यहाँ से मिलेगा तो XY हो सकता है, यहाँ से अगर मिलेगा तो XX और यहाँ से मिलेगा तो XY हो सकता है। यानी कि XX पुत्री, XY पुत्र, XX पुत्री, XY पुत्र। बट ये तो क्या है, केवल लिंग गुणसूत्र है। ये क्या है, केवल लिंग गुणसूत्र, इससे लिंग का निर्धारण होता है। इसके अलावा माता में XX ऐसे 22 जोड़े और होते हैं, पिता में भी ऐसे XX 22 जोड़े और होते हैं। तो इनमें से सारे के सारे गुणसूत्र पुत्र या पुत्री में नहीं जाते, इनमें से सारे पुत्र या पुत्री में नहीं जाते। इनमें से क्या होता है कि 23 जोड़े हैं, उसमें से केवल 23 गुणसूत्र इधर से जाते हैं, 23 गुणसूत्र इधर से जाते हैं। तो जो नहीं गए उनको कोई मतलब नहीं है, इधर से भी जो नहीं गए उनका कोई मतलब नहीं, तो जो गए वही दिखाई देंगे। तो यहाँ से गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, नई पीढ़ी में कुछ गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, आधे आधे गुणसूत्र जो है दिखाई देते हैं। इसी को जो है पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत या प्रिंसिपल की तरफ, जिसको कहते हैं सेल प्रिंसिपल या कोशिका सिद्धांत।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। एमपीपीएससी में यहाँ से प्रश्न जो है बने हुए हैं और बनने की पूरी जो है संभावना है। तो क्या है कोशिका सिद्धांत, किसने दिया था? उससे पहले हम जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। दोस्तों कोशिका या सेल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। तो कोशिका क्या होती है कि हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई होती है और शरीर का निर्माण भी इसी से होता है। अब सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, बट इसने जिस कोशिका को खोजा था वो थी मृत, यानी कि डेड कंडीशन में उस कोशिका की इसने खोज की थी। फिर ये भी पूछा जाता है हमसे कि जो लिविंग कोशिकाएं, लिविंग सेल हैं, जीवित कोशिका है, उसकी खोज किसने की थी? तो जो जीवित कोशिकाएं दोस्तों उसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? तो उसकी खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद फिर दिया गया कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में अलग अलग सिद्धांत मिला के एक सिद्धांत बनाया जिसको क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन ने पादप के ऊपर रिसर्च की, श्वान ने जंतुओं के ऊपर रिसर्च की, और दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें दिखी और उसी से क्या दिया इन लोगों ने? कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत में इनके द्वारा क्या कहा गया कि कोशिका हमारे शरीर की या जितने भी जीव हैं उनके शरीर की मूलभूत इकाई होती हैं। कोशिकाओं के माध्यम से ही नए जीवों की उत्पत्ति, यानी कि कोशिका विभाजन जो होता है उसके माध्यम से ही नए जीवों की उत्पत्ति और शरीर का विकास जो है वो संभव हो पाता है। कोशिका से ही ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी कि अंगों का निर्माण होता है, और अंगों से शरीर का निर्माण होता है। ये सारी बातें किसने बताई? स्लाइडेन और श्वान के द्वारा बताई गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि स्लाइडेन ने जो पादप है यानी कि पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर रिसर्च की, जो श्वान है उसने जंतुओं के ऊपर रिसर्च की। तो इनकी सेल्स में कुछ डिफरेंस भी देखने को मिला, जैसे कि एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, तो इसका एक तो बाहरी आवरण होता है। तो जो पादप कोशिका होती हैं वो थोड़ी कठोर होती है। तो उनकी कठोरता का कारण है कि इनमें क्या पाई जाती है? सेल वाल पाई जाती हैं, जबकि जो पादप कोशिका है इन्हीं में ये पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यहाँ पर क्या होती है? केवल सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जो है पाई जाती है केवल जो जंतुओं में। उसके अलावा इनमें क्या होता है? केंद्रक होता है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करते हैं? तो इसी के माध्यम से जो है नई सेल्स बनती है, यानी कि कोशिका विभाजन यहाँ पर होता है, सेल डिवीज़न का काम होता है केंद्रक के माध्यम से। यहीं पर गुणसूत्र होते हैं और यहीं पर डीएनए जो है होता है, कहाँ पर? केंद्रक के अंदर। उसके अलावा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक डिफरेंस ये होता है कि पादप कोशिका के अंदर जो है लवक पाया जाता है, वर्णी लवक उसको हम कह सकते हैं, या प्लास्टिड कह सकते हैं, जो रंग प्रदान करता है पादपों को, जबकि जंतुओं में रंग प्रदान करने के लिए प्लास्टिड नहीं पाया जाता कोशिका में। ये भी अंतर पूछा जाएगा। तो कोशिका के बारे में हम जब मानव शरीर संरचना के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना। तो ये किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1838 और 1839 में ये सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण सिद्धांत जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अगर आपने इनको नोट कर लिया है तो अच्छे से याद कर लेना। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को बीच में ब्रेक कर करके जहाँ भी आपको स्लाइड दिखती है स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ से इन चीज़ों को पढ़ लेना। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पीएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप एमपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो जल्दी से पीएससी अड्डा ऐप जो है उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, जहां आपको मिलेगी एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी इंटरव्यू की सारी जानकारी, सारा डेटा, सारा कंटेंट, सारा कोर्स और सारी जो नोट्स हैं सब फ्री में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।